नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद। शैक्षिक योग्यता एमए, एमफिल, सेट, नेट, जेआरएफ, पीएचडी हिंदी, बीएड, एमएड, नेट, शिक्षा शास्त्र। मेरा मोबाइल नंबर है 850 29 19 250। मित्रों, आज हम हिंदी वर्तनी का मानकीकरण टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदी वर्तनी का जो मानक रूप है, इसके जो नियम हैं, आज हम उनको विस्तार से जानेंगे। मानकीकरण क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे। किसी भाषा में प्रचलित विभिन्न रूपों में से एक का चयन मानकीकरण कहलाता है। इसको इंग्लिश में स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। भाषा का यह चयनित रूप संपूर्ण क्षेत्रों में मान्य किया जाता है। हिंदी वर्तनी में आरंभ से ही वर्णों तथा शब्दों की एकाधिक अर्थात एक से अधिक वर्तनियां प्रचलित रही हैं। वर्तनी की इस अनेक रूपता को देखकर विद्वानों ने एक सर्वमान्य रूप के निर्धारण का प्रयास किया है। इस संबंध में प्रारंभ से लेकर अब तक विभिन्न विद्वानों, संस्थाओं तथा सरकारी प्रयासों ने अपनी महती भूमिका निभाई है। वर्तनी के क्षेत्र में मानकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया, जिसे सन 1961 ईस्वी के प्रारंभ में 3 विद्वानों रमा प्रसन्न नायक, डॉक्टर नगेंद्र तथा अक्षय कुमार जैन की एक समिति गठित की गई। वर्तनी के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रयास किया गया, किसने शिक्षा मंत्रालय ने सन 1961 ईस्वी के आरंभ में 3 विद्वानों रमा प्रसन्न नायक, डॉक्टर नगेंद्र तथा अक्षय कुमार जैन की एक समिति गठित की थी। उक्त समिति की अंतिम बैठक शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री रमा प्रसन्न के कमरे में अप्रैल 1961 को हुई थी। 19 अप्रैल 1961 को हुई थी। इस समिति ने 1962 में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की, जिसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सन 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तिका द्वारा हिंदी वर्तनी को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया था। जो समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की 1962 में, उसको केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सन 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तक द्वारा इस हिंदी वर्तनी को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया था। आगे चलकर 1983 ईस्वी में संशोधन एवं परिवर्तन के साथ देवनागरी लिपि और तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। इसी के आधार पर अब तक हिंदी वर्तनी का मानक रूप स्तर किया जाता रहा है, किंतु हाल ही में सन 2019 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय
उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया है, भारत सरकार द्वारा देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पुस्तक का नवीन संस्करण प्रकाशित हुआ है। कहने का मतलब है अभी हाल ही में 2019 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तक का नवीन संस्करण प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला और अंकों के अद्यतन मानक रूप के नियम प्रस्तुत हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला नियम है संयुक्त वर्ण के संबंध में। संयुक्त वर्ण पहला है संयुक्त वर्ण के संबंध में। खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं चा, चा, ता, ये खड़ी पाई इसको बोलते हैं, खड़ी पाई इसको बोलते हैं, खड़ी पाई। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को उठाकर ही बनाए जाए। खड़ी पाई मतलब इसको उठाकर ही बनाए जाएं। जैसे कच्चा, कच्चा में चा है, कच्चा। कुत्ता में ये डबलता है। अब ये ख्याति, ख्याति में से खड़ी पाई, जा में से खड़ी पाई उठाया। डिब्बा, त्र्यंबक, ध्वनि, न्यास, पथ्य, प्यास, यक्ष्मा, रम्य, लग्न, विघ्न, व्यास, श्लोक, सभ्य, स्वीकृति आदि। लेकिन जहां दो अर्ध ता हों, ता आधे ता हों, तो वहां इस पूरे रूप की बजाय के साथ आने वाले स्थायी लाघव को देखते हुए उसका परंपरागत रीति से संयुक्त रूप ही बनाया जाए। जैसे महत्व, महत्व, तत्व। कहने का मतलब है ये वाला रूप, ये वाला रूप बनाया जाए। जैसे यहां ये वाह में लगा है। दूसरा नाम है अन्य व्यंजन। का और फा के, के आधे भाग को हटाकर संयुक्ताक्षर बनाए जाएं। जैसे का है, का के इसको उठाकर केवल ऐसे बनाना, का। फा का ऐसे बना। जैसे दफ्तर, पक्का, संयुक्त आदि। अणा, छा, टा, ठा, ढा और हा के संयुक्त अक्षर हल चिन्ह लगाकर बनाए जाएं, हल चिन्ह लगाकर बनाए। जैसे बांग में अड़ा, उच्छ्वास, चिन्ह, लट्टू, बुढ़ा, ब्रह्मा आदि। आगे देखते हैं। लेकिन इस नियम में भी ये, लेकिन दा के साथ अर्धस्वर, अर्धस्वर का अर्धस्वर होते हैं या और वा। अर्धस्वर या और वा के आने पर हलंत के स्थान पर
संयुक्त व्यंजन बनाने के परंपरागत रूप को ही प्राथमिकता दी जाए। ये परंपरागत रूप को प्राथमिकता की बात 2019 के नए संस्करण में ही हुई है। उससे पहले इसके नए रूप दा और या इस तरह का रूप प्रचलित था, इस तरह का मान्य था, परंतु अब इसके परंपरागत रूप को ही मान्यता दी गई है। ये ये दी गई है। इसके लिए ये पहले ये रूप था, ये रूप माना था, परंतु अब परंपरागत रूप को ही मान्यता दी गई है। अगला तीसरा नियम है संयुक्त रा के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे। जैसे पा में रा, मां के ऊपर और राष्ट्र के नीचे ये ट्रक रूप में, ये तीनों ही रूप जैसे हैं वैसे ही पहले से प्रचलित हैं, वो ही रहेंगे। स्रा का प्रचलित रूप यही रूप मान रहेगा। जैसे शा के साथ रा के संयोग से बनता है स्रा, तो ये ही रहेगा जैसे श्रद्धा शब्द में बना है। रे के साथ सा के साथ रे का संयोग होने से बनता है स्र, जैसे श्रृंगार, तो यही रूप प्रचलित रहेंगे। ता के साथ रा के संयुक्त रूप के लिए त्र ही मानक माना जाए। स्रा और त्रा के अतिरिक्त अन्य व्यंजन के साथ राय संयुक्त होने पर नियम 3 के नियमानुसार ही बनेंगे। जैसे क्र, प्र, ब्र, ब्र, स्र, इर आदि। 5वां नियम है हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के साथ आने वाला ह्रस्व ई की मात्रा को शब्द युग्म के पूर्व से लगाते हुए पूर्ण व्यंजन तक ले जाया जाए, पूरे व्यंजन तक ले आया जाए। जैसे कुट्टिम, चिट्ठियां, चिन्हित, बुद्धिमान। ये थोड़ा टाइम में ये वहीं रह गया है फॉन्ट की वजह से, और इनका कहने का मतलब है यहां तक ले जाए, पूरे वर्ण तक। यहां से मात्रा को यहां से ले जाए, यहां से मात्रा को लेकर के यहां तक ऐसे ले आया है। लिखने में ये ऐसे ले जाया जाए। पहले ये, इससे पहले 2019 से पहले ये यहां केवल पूर्ण पूर्ण व्यंजन के ऊपर यहां लगाने की बात थी, और जो थोड़ा आधा व्यंजन है इसको हटा करके ऐसे प्रचलित था, परंतु अब आधे व्यंजन सहित इसको मात्रा को कवर करते हुए लिखना चाहिए। अगला नियम है कारक या परसर के संबंध में। कारक आप सभी जानते हैं, कारकों के संबंध में क्या नियम है ये हम देखते हैं। हिंदी के कारक चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक लिखे जाएं। जैसे राम का, राम को, राम ने, राम से, सेवा में। कहने का मतलब है ये कारक चिन्ह है, ये इनको अलग से लिखा जाए, ऐसे नहीं लिखा जाए जैसे राम, राम का, राम का, ऐसे नहीं लिखा जाए। कैसे लिखा जाए? ऐसे लिखा जाए, जैसे ये इस तरह कैसे लिखा जाए सब। परंतु सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रातिपदिक के साथ ही मिलाकर लिखे जाएं। जैसे आपने, उसको, उसने, उससे, तुमसे, तूने, तुझको, मुझसे आदि। दूसरा नियम है सर्वनामों के साथ यदि दो कारक चिन्ह हो, सर्वनामों के साथ यदि दो कारक चिन्ह हो
तो उनमें से पहला मिलाकर, पहला कैसे लिखा जाएगा, मिलाकर, और दूसरा पृथक लिखा जाए। जैसे इसमें से, यहां मिलाकर है और ये दूसरा से, ये अलग है, उसके लिए। तीसरा नियम है सर्वनाम और कारक चिन्ह के बीच ही तक आदि निपात हों तो कारक चिन्ह को पृथक लिखा जाए। जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को, अलग है। अब तीसरा नियम है संयुक्त क्रियापद का। संयुक्त क्रियापदों में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं। संयुक्त क्रियापदों में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं, अलग अलग लिखी जाएं। जैसे खाना खाया करता है, खाना खाया करता है। जाया करता है, पढ़ा करता है, आ सकता है, कर सकता है, जा सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था आदि। ये घूमा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं, खेला करेगा आदि सारे ये इसी तरह के। अब है योजक चिन्ह के बारे में। योजक चिन्ह, इसको इंग्लिश में हाइफेन कहते हैं, ये छोटा डैश जैसा हाइफेन बोलते हैं। योजक चिन्ह हाइफेन का विधान स्पष्टता के लिए किया जाता। इस चिन्ह का प्रयोग स्पष्टता के लिए किया जाता है। दूसरा नाम है इसका द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफेन रखा जाए। किसमें, जहां द्वंद्व समास हो, उनके दोनों पदों के बीच में पूर्व पद और उत्तर के बीच में हाइफेन रखा जाए। जैसे खाना पीना, खेलना कूदना, चाल चलन, पढ़ना लिखना, राम लक्ष्मण, लेन देन, हंसी मजाक आदि। इसका योजक चिन्ह का तीसरा नाम है समानता सूचक। कैसे, समानता सूचक, जैसे सा, सी, से आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए। जैसे सा है, इससे पूर्व, जैसे तुम सा, होशियार, चाकूसी, जैसे जवान। यहां ये हाइफन लगाए गए हैं, ये हाइफन लगाए गए हैं। अब हाइफन योजक चिन्ह का चौथा नियम है तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके भ्रम होने की संभावना हो। जैसे भू तत्व, यहां हाइफन है, यदि हाइफन नहीं होगा भूतत्व, भूतत्व हो जाता, तो हाइफन लगाने से कहा भू तत्व हो गया सही। अब योजक का पांचवा नियम है सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहां केवल भ्रम होने की संभावना वहीं लगाया जाए, और वैसे तत्पुरुष समास में हाइफन नहीं लगाया जाता है। जैसे आत्महत्या, गंगाजल, ग्रामवासी, राजकुमार, राम राज्य आदि। यहां तत्पुरुष समास में हाइफन नहीं है। इस हाइफन का छठा नियम है कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे द्वि अक्षर, द्वि अर्थ, त्र अक्षर आदि। अगला नियम है अव्यय के संबंध में। अव्यय के संबंध, अव्यय का पहला नियम है तक, साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाए। तक और साथ आदि सभी अव्यय पृथक लिखे जाए, अलग लिखे जाए। जैसे आपके साथ, यहां तक, ये सारे अलग हैं। अव्यय का दूसरा नियम है आहा, ओह, आहा, आह, ओह, ए, ही, तो, सो, भी, न, जब,
तक, कब, यहां, वहां, कहां, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, की, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, और, तथा, यथा आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे परसर्ग चिन्ह भी आते हैं, परसर्ग चिन्ह, कारक चिन्ह भी आते हैं। जैसे अब के आगे से, तब के आगे से, यहां के आगे से, सदा से। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक लिखे जाने चाहिए। आपके जैसे आपके साथ, नियम के अनुसार पृथक अव्यय लिखे जाने चाहिए, सदा ही पृथक लिखना चाहिए अव्यय। जैसे आप ही के लिए काम भी नहीं बना, गजभर कपड़ा, दिन भर, देश भर, 50 रुपए मात्र, मुझे, मुझ तक को, मुझे जाने तो दो, रात भर, वह इतना भर कर दे, आदि। अव्यय के तीसरा नियम है सम्मानार्थक, सम्मान के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले। ये श्री और जी, श्री और जी ये अव्यय हैं। ये भी श्री और जी ये अव्यय भी पृथक अलग लिखे जाने चाहिए। जैसे श्री गंगाधर, कन्हैया लाल जी, महात्मा जी। यदि इसमें एक नियम है, यदि श्री और जी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के भागों पार्ट तो हो, तो दोनों को मिलाकर लिखा जाए। यदि ये अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो तो पृथक लिखाना चाहिए। यदि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही भाग हों, व्यक्तिवाचक यानी नाम के ही भाग हों, नाम में ही हो, तो इनको मिलाकर लिखा जाए। जैसे श्री राम, राम जी, लाल, आदि। समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय जोड़कर लिखे जाए। जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत, मानव मात्र, निमित्त मात्र, यथा समय, यथोचित आदि। यह सर्वविदित नियम है कि समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है। समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है। अतः उसे पृथक रूप में ना लिखकर एक साथ लिखना ही संगत है, युक्तियुक्त है। जैसे 10 रुपए मात्र, मात्र दो व्यक्ति में पदबंध की रचना है, यहां मात्र अलग से लिखा जाए। अब यहां से छठे नियम से आगे हम दूसरी वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक नियमों को दिखाया गया। अगले नियमों को जानने के लिए 6 से आकर के अगला वीडियो देखें।